दिन भर की खास खबरों के साथ मैं संतोष सिंह। और खास खबर की शुरुआत हम आज नर्स डे है, वर्ल्ड नर्स डे है। और जिस तरीके से कोरोना काल में नर्स इस देश में फाइट की हैं कोरोना से, अगर हम बिहार की बात करें तो 40 से अधिक नर्सें की मौत हो चुकी है कोरोना से लड़ते लड़ते। फिर भी कई ऐसी नर्सें हैं जो इस दौर में अपनी पूरी परिवार को दांव पे लगा के काम में जुटी हुई हैं। हमने आपको खबर दिखाया था गार्डनियर अस्पताल की एक नर्स हैं जो 360 दिनों से, 5 दिन पहले खबर दिखा, 360 दिनों से वो काम पर ही है, छुट्टी भी नहीं गई, कोई ऑफ नहीं लिया। और जज्बे के साथ वो कहती हैं कि देश को अभी हमारी जरूरत है। तो कशिश परिवार की तरफ से इस नर्स डे पे तमाम देश के नर्स को शुभकामनाएं, प्यार। किसी तरीके से आप देश के संकट के दौर में आप खड़े उतरे। चलिए हम नर्स डे से ही आज के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है और इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित तमाम जो यहाँ पे सेलिब्रिटी हैं वो इस डे के मौके पर बधाई दिया है नर्स डे पर। बिहार में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन वो कार्यक्रम यही है कि कोरोना के मरीजों को हम कैसे बेहतर कह सकते हैं कि इलाज मुहैया करा सके। आज के इस मौके पर हर कोई खड़ा है इस कह सकते हैं नर्स के साथ। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से इस डे के मौके पर एक बधाई संदेश भी आया है। डॉक्टर्स की तरफ से भी बधाई दी गई है और नर्सेस को शुभकामनाएं भी दी गई है। इस मौके पर देख सकते हैं कि उन्हें गुलदस्ता दिया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि आप इस डे के मौके पर, आपके पास तो आज वक्त नहीं है कि आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिस दौर से देश गुजर रही है उसमें आपके लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप मानव धर्म की सेवा को जारी रखिए। तो इस और स्वाभाविक तौर पे नर्स ही हमारी वो ताकत है जिस ताकत के सहारे आज मरीज बाहर निकल रहे हैं कोरोना से। जरा इस डे के मौके पर क्या कहना है जरा आप भी सुनिए, फिर हम अगली खबर पे चलेंगे। कोई भी स्वास्थ्य कर्मी है, जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर है, वो अगर किसी कारण से कोरोना से ग्रसित होकर अगर उसकी जान जाती है तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा हमने बोला है कि जो भी इलाज का खर्चा है वो सरकार उठाए। तीसरा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि एक जो इक्मो मशीन हमारे पास नहीं है वो रिम्स में लाया जाए जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो। चौथा हम लोगों ने बोला है कि करीब पिछले साल से हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में झूठ बोला जा रहा है, हमें एरियर के रूप में झूठ बोला जा रहा है और इस साल भी प्रोत्साहन राशि के बारे में बात हुई, वो भी हमें नहीं मिला है। नर्सिंग दिवस मनाया जा रहा है तो भारतीय मजदूर संघ ने एक आह्वान किया है कि पूरे भारत में एक नर्सिंग दिवस मनाया जाए और ऐसे सेवक जो इस कोरोना काल में लोग अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं और ये उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित मरीज हैं, उनके सेवा अपने सब कुछ निछावर करके जिस भावना से कोविड-19 का इन लोग सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, आज फंस गए पप्पू। जी हाँ, वजह कुछ ऐसी रही कि सरकार इनके कमजोर नस पे हाथ डाल दिया। वजह सरकार परेशान है पप्पू यादव से, वो साफ दिख रहा था। जिस तरीके से ये कमियों का उजागर कर रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे,
जहाँ से भी अनियमितता की खबर आती थी, पप्पू यादव 1 घंटे के अंदर में वो पहुंच जाते थे। दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सारी व्यवस्थाएं कैसे लोगों तक पहुँचे, इसके लिए विधिवत ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए थे। सरकार को इससे परेशानी नहीं थी, सरकार को परेशानी थी एम्बुलेंस, राजीव प्रताप रूडी के साथ किस तरीके से एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो रहा है। और ऐसे समय में जब एम्बुलेंस को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि लूट मचा हुआ है, अस्पताल पहुंच जाना, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आरा, जहानाबाद, लगातार ये घूमते रहते थे, हाजीपुर, वैशाली, महुआ, और वहाँ जो कमी है, नर्स नहीं है, वेंटिलेटर है तो चलाने वाला नहीं है, मरीज की मौत हो रही है। तो ये सारी सच्चाई पप्पू यादव अपने तरीके से सरकार के सामने रख रहे थे और कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हो रही थी। हालांकि ये काम मीडिया का भी है, लेकिन हम लोग ये काम छोड़ चुके हैं। सरकार को आईना दिखाना या सरकार से सवाल करने की आदत हम लोग छोड़ चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे उसका लाभ पप्पू यादव उठा रहे थे और पप्पू यादव के सहारे ही सही मीडिया भी खबरें चला रही थी। सीधा चलाने में आजकल बड़ी परेशानी है, तो किसी के सहारे हम खबर चलाते, तो उसी तरीके से खबर चला रही थी। तो सरकार के लिए ये नागवार गुजरा और सरकार है, किसी की भी सरकार रहे, मौका मिल गया। सुबह में चले थे आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए, दोपहर होते होते जानकारी मिल गई कि इन पर तो एक अपहरण का मामला पहले से दर्ज है जिसमें ये फरार चल रहे हैं। बस पुलिस को क्या था, पुलिस को तो बस कार्रवाई कैसे हो इसका वो इसी तरीके से रखते हैं। वो हमेशा सत्ता जब अपने तरीके से किसी को की घेराबंदी करना चाहती है तो थाने में आपके खिलाफ जो इस तरह के मामले हैं उनको रखा जाता है कि उपयुक्त समय पर उसका इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल हुआ, लेकिन फंस गए पप्पू ऐसे कि हाई कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया। वहाँ सुपौल में, मधेपुरा में जब सुनवाई हो रही थी तो ये जज से जो VC के माध्यम से सुनवाई हो रही थी उसको मीडिया में इन्होंने लाइव कर दिया। इस वजह से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है और अब लग ये रहा है कि फिलहाल अभी आने वाले समय में इन्हें तुरंत जमानत मिलने वाली नहीं। ये भी एक हमें लगता है कि अब इनको पहले डिस्ट्रिक्ट जज से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्योंकि गिरफ्तार पहले अगर आप एंटीसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। जब आप गिरफ्तार हो गए तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल मूव करने पर हमें लगता है कि जिस तरीके से हजार बेल पेंडिंग है, बहुत जल्दी पप्पू यादव के मामले में सुनवाई हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज इनके समर्थन में जाप कार्यकर्ता पूरे बिहार में आंदोलन किए हैं, सड़क पर उतरे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार के अंदर भी अगर बात करें तो मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जैसे नेता सरकार के इस गिरफ्तारी को लेकर खुलकर प्रतिवाद कर चुके हैं। राजद के तरफ से भी पप्पू यादव के समर्थन में बयान आया है कि उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है और ये जन भावनाओं को दबाना चाहते हैं। तो भाकपा माले की तरफ से भी दीपांकर भट्टाचार्य का एक ट्वीट आया है कि ये अलोकतांत्रिक तरीका है। तो जो विपक्ष में जो पार्टी है उनका समर्थन जरूर पप्पू यादव को मिला है और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जोरदार प्रतिक्रियाएं आई हैं क्योंकि उनका ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे इस कोरोना काल में, जबकि अराजक स्थिति है प्रदेश में, तो फिर कौन उठाएगा। ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे। पूरी विपक्ष पप्पू यादव के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। जरा सुनिए आज आंदोलन जो धरना पर बैठे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता जो लगातार जनता की सेवा में उतरे हुए हैं उनकी अविलंब रिहाई हो। पटना के राज्य कार्यालय में अभी धरना का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो गया है। साथ ही साथ बिहार के तमाम जिला में हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने घर पर, अपने गाँव में, जहाँ जिसको जो सुविधा मिल रही है वहीं से आज काली पट्टी लगा करके उपवास का कार्यक्रम और धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए
पप्पू यादव की जेल से बाहर कब आते हैं ये अब देखना होगा। कानूनी पेचीदगी, क्योंकि अपहरण का मामला है, कितना वक्त लगेगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चलिए, हम सरकार तनाव में है। पप्पू यादव की वजह से तो विपक्ष हमलावर है ही। अब संविदा कर्मी जो 27,000 पूरे बिहार में हैं, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई हैं, वो होम आइसोलेशन पर चले गए, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कोरोना मरीजों के देखभाल में भी परेशानी हो रही है। वैक्सीनेशन और जो टीकाकरण, वैक्सीनेशन के साथ साथ जो जांच की चल रही है कोरोना का, वो जांच भी प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। जरा मरगूब आलम से समझना चाहते हैं कि आज पूरे दिन क्या स्थिति रही, जो इस आंदोलन है उस आंदोलन का प्रभाव कहीं दिखाई दिया या फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है कि सरकार इस पर त्वरित फैसला ले सके? देखिए संतोष जी, इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ा है कहीं न कहीं। तो हमारे पास जो जानकारी आई है, तो जानकारी यह है कि मंगल पांडे ने एसोसिएशन के सदस्यों को मैसेज भिजवाया है। हालांकि इस पूरे मामले में तो कोई मीडिया से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैसेज भिजवाया है कि आप हड़ताल पर से होम आइसोलेशन से वापस आएं और सरकार आपके द्वारा जो ग्रीवेंसेस दिए गए हैं, जो मांगे बताई गई हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इसी कोरोना काल में सरकार अपनी ओर से निश्चित तौर पर उस पर एक सकारात्मक रुख तैयार करेगी। तो ये मैसेज उनके पास क्या है, अब देखना होगा कि वार्ता कब होती है या नहीं होती है। क्योंकि देखिए 50 एसोसिएशन के सचिव से जो हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि 50% कामों पर प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब है कि जब उनका दावा 50% है तो इसे आप 25% ही माने, तो कहीं ना कहीं पड़ा है। और अभी चूंकि आपदा संक्रमण का काल है, सामान्य परिस्थिति में तो इन सब हड़तालों का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सरकार पर, लेकिन आपदा संक्रमण में ये जो है ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सहायक है डॉक्टर के साथ, नर्सों के साथ। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक मैसेज गया है और इस मैसेज के बाद अब देखना होगा कि वार्ता क्या होती है और मंगल पांडे के मैसेज को किस तरह से एसोसिएशन के सदस्य लेते हैं और होम आइसोलेशन से कब तक ये वापस आते हैं। जी, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए थे। कल ही एक कमेटी गठित हो गई थी, जिस कमेटी को जिम्मेवारी दी गई है कि वो संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी से बात करें और समाधान ढूंढें। 9 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन है। जरा संविदा कर्मी के जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। तरफ से आज 27,000 संविदा कर्मी होम आइसोलेशन में हैं। हमारी मांग कई वर्षों से है, हम 15 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं। कई स्वास्थ्य मंत्री बदल गए और हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री पिछले 20 में उसने हमारी मांग को, जायज मांग को ठहराते हुए कमेटी बनाया था कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देकर अनुपान कराएंगे। न वेतन सही से मिल पाता है और वेतन सम्मानजनक है। इस मांगों के लिए हम लोग होम आइसोलेशन में हैं। आज 12 तारीख को 50% काम बाधित हुई है सरकार के, इसके लिए हम लोग क्षमा। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, भागलपुर से, पटना से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बेहतर इलाज मुहैया कराने को लेकर जो अस्पताल ने शर्त रखा था कि या तो आप पैसे भी दीजिए और जिस्म भी दीजिए, उसको लेकर लगातार कार्रवाई होती आ रही है। चलिए इस खबर को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उस घटना को जहां ऑक्सीजन के बदले मरीजों को, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन के बदले तो अस्पताल प्रबंधक पैसा वसूल ही रहे हैं, जिस्म देने की भी बात कर रहे हैं। और इस मामले में भागलपुर में तो कार्रवाई हुई है। वार्ड अटेंडेंट की गिरफ्तारी भी हुई है, अस्पताल में छापेमारी भी हुई है, अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कई ऐसी अनियमितता के सबूत भी मिले हैं जिस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन पटना में अभी भी राजेश्वर अस्पताल के प्रबंधक से न तो पूछताछ हुई है, न कोई कार्रवाई हुई है। कह सकते हैं आप
कि एसएसपी उपेंद्र शर्मा हैं, इनकी अपनी एक काम करने की अपनी एक शैली है, इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आका का बर्दाश्त प्राप्त है तो फिर कुछ समस्याएं क्या है। चलिए, लेकिन कई तरह के संगठन के लोग हैं जो इस महिला के साथ खड़े हैं। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महिला एसोसिएशन जो लॉयर्स एसोसिएशन है, उनसे जुड़ी हुई समा सिन्हा ने एक आरटीआई फाइल किया है और 18(2) के तहत सूचना आयुक्त से मांग की है कि जो सरकार जो अस्पताल हैं उस अस्पतालों को आप निर्देशित करिए कि उस अस्पताल में जो मरीजों का इलाज हो उसमें जो सूचनाएं, जो दवाएं यूज हो रही है, जो बिल दिया जा रहा है, वो विधिवत दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने एक याचिका ये एक आवेदन दायर किया है, आरटीआई फाइल किया है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग को भी उन्होंने एक पिटीशन दिया है कि ये मानवाधिकार हनन का मामला है और ऐसे में इन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसको लेकर एक आवेदन उन्होंने दिया है। साथ ही राज्य महिला आयोग को भी एक पत्र उन्होंने लिखा है कि ऐसे मामले में आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट में आज भी मेंशन किया गया, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। कल भी मेंशन हुआ था, आज भी मेंशन हुआ है कि ये स्थिति है। इस स्थिति को लेकर त्वरित सुनवाई की मांग की गई है वकीलों के द्वारा, महिला वकीलों के द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कोई हाई कोर्ट से अभी तक कोई सकारात्मक चीज़ें सामने नहीं आई। लगातार इस पर आवेदन पे आवेदन इसको डाला जा रहा है और हाई कोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो। इस बीच अगर हम बात करें भागलपुर में, तो भागलपुर में कल देर रात भी छापेमारी चली है और उस छापेमारी के दौरान रेमडेसिविर जो सुई है उसको देने में काफ़ी तरह की अनियमितता का बात सामने आया है। तो ज़रा आप भी देखिए कि जो छापेमारी हुई है और छापेमारी के बाद जो अधिकारी आए हैं वो बाहर मीडिया के सामने, वो उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई तो भागलपुर में हो रही है, पटना एसएसपी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, जब तक लिखित जानकारी नहीं होगी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। भागलपुर एसपी महिला थाना अध्यक्ष के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करवा रही है और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पटना एसएसपी ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हमें उस महिला का रिटर्न कंप्लेन नहीं आएगा तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। महिला ने रिटर्न कंप्लेन भी कर दिया है, उस रिटर्न कंप्लेन का भी लगभग 24 घंटे होने का है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटना पुलिस राजधानी में जहां डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री तक बैठते हैं, वहां एक ऐसी महिला, जबकि मुख्यमंत्री खुद महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला चीख चीख कर बोल रही है कि हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, और राजधानी में उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। राजेश्वर अस्पताल के प्रबंधक की ताकत देखिए, पूछताछ भी नहीं की गई है। हाँ, लेकिन ये राजेश्वर अस्पताल ने एक विज्ञप्ति जरूर जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, डॉक्टर अखिलेश, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर अखिलेश हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं। तो एक और सवाल उठता है, आखिर वो अखिलेश है कौन जो आईसीयू में जाता है, जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जो मरीजों को ऑक्सीजन लगाता है, वो कौन है? एक और बड़ी बात आ गई कि मतलब डॉक्टर के सहारे अस्पताल चल रहा है या गुंडों के सहारे अस्पताल चल रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रही है। महिला के कंप्लेन के बावजूद भी कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए, पूछताछ करने की जहमत पटना पुलिस नहीं उठा रही है। जरा देखिए, भागलपुर में अस्पताल पे छापेमारी हुई है, छापेमारी के बाद जब अधिकारी बाहर निकले हैं तो क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। सब देखने के लिए उसी सिलसिले में हम लोग आज लोकल हॉस्पिटल के इस फार्मेसी में आए हैं और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इनका रेट है, क्या खरीदा गया है, कितनी मात्रा है, क्या एक्सपायरी है, सब चीज़ की जांच की जा रही है। उसी के सिलसिले में हम लोग ये खबर बक्सर से आपने खबर लगातार हम लोग चला रहे हैं कि किस तरीके से गंगा में डेड बॉडी को प्रवाह किया जा रहा है। वो कोरोना संक्रमित हैं या डेड बॉडी स्वाभाविक तौर पे मौत है कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी संख्या में 71 डेड बॉडी आज के समय में 71 डेड बॉडी अगर मिले
तो वो सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सारे के सारे जरूर कोरोना संक्रमित होंगे। हालांकि पोस्टमार्टम की बात सामने आई थी, एसपी ने कहा था कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन जो सबकी जो स्थिति थी उसमें पोस्टमार्टम कराना मुश्किल था, तो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सबको दफना दिया गया है, महाजाल लगा दिया गया है कि कोई भी डेड बॉडी बिहार की तरफ नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई हुई है। एक लोगों से पूछताछ के लिए उन डेड बॉडी को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई और तरह की भी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ बबलू जुड़ चुके हैं बक्सर से। क्या अपडेट है? अगर हम बात करें कि महाजाल लगाया गया है, फिर भी लाशें बिहार के सीमावर्ती इलाके में देखी जा रही है। फिलहाल 24 घंटे में और क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस तरह से 100 प्रवाहित गंगा में 100 प्रवाहित स्थिति और खासकर लाशों का ढेर कहा जा सकता है, जिस तरह से बक्सर में ये नजारा नजर आया, इसके बाद जिला प्रशासन के लोग सक्रिय हुए। राज्य मुख्यालय के कई निर्देश प्राप्त हुए जिला प्रशासन को। उसके बाद लगभग यहाँ 7100 को अब तक डिस्पोजल कर दिया गया है। साथ ही साथ उनका डीएनए टेस्ट के लिए एक मेडिकल टीम वहां पहुंची थी। पोस्टमार्टम तो करना संभव नहीं था, लेकिन कुछ 100 का डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया है। पोस्टमार्टम की एक तरह से औपचारिकता पूरी की गई है, लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। हालांकि अभी अगर हम लोग बात करें तो अब बिहार यूपी की सरहद की स्थिति हो गई है कि जैसे दो राज्यों के बीच में सीमा तैयार कर लिया गया है। कर्नासा और गंगा नदी के पास में बिहार यूपी की जो सीमा है वहां पर महाजाल लगा दिया गया है कि दोनों प्रदेशों के बीच में एक सीमांकन रेखा तय कर दी गई है। खासकर इस तरह के गंगा में प्रवाहित 100 को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो एक बड़ा अहम खुल करके मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार की सीमा में 100 प्रवाहित करते हुए पकड़े गए हैं, और उनके खुलासे के बाद जिला प्रशासन द्वारा जो गूगल मैप रिपोर्ट जारी किया गया, उसके बाद ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ही बिहार की सीमा में प्रवाहित की जा रही है 100। इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। आज भी अधिकारियों की टीम लगातार गंगा में पेट्रोलिंग कर रही है, और यहाँ पर बड़ी अधिकारियों की अगर हम लोग बात करें तो एसपी से लेकर के डीएम और मजिस्ट्रेट रैंक के कई पदाधिकारी सुबह से ही गंगा जो उत्तर प्रदेश के इलाके से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, सुबह से ही कई बार विजिट कर चुके हैं। मीटिंग का दौर अभी लगातार चल रहा है। लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लाशों के आने का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार से बार बार कहने के बावजूद भी वो डेड बॉडी इसी तरीके से फेंका जा रहा है। आज भी बरामद हुआ है, और उस डेड बॉडी के फेंकने के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। चलिए अब हम एक दूसरी खबर पर बात करते हैं। सलाम जी, हाँ, गोपालगंज हम चलते हैं। गोपालगंज से एक खबर आई है, और हमें लगता है कि बिहार के तमाम डीएम को, गोपालगंज के डीएम के इस खबर से हमें लगता है कि सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए नौजवानों को अस्पताल की सेवा में लगाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर से इसका लाभ भी देखिए कि वही उसी संगठन के लोग, स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग मरीजों को व्हील चेयर पर लेके अस्पताल में पहुंचा रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको दवाई समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब एक 24 लोगों की एक टीम है, जो टीम ये लगातार काम कर रही है। जरा सुनिए इस टीम में शामिल जो लोग हैं उनका क्या कहना है। मतलब पेशेंट आते हैं और उनको जिस तरीके की भी मदद करनी होती है, जैसे उनको उठा के हमको ले जाना होता है, या फिर उनको स्ट्रेच पे लाद के उनको अंदर ले जाना होता है, या ऑक्सीजन भर के ले आना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, उनके साथ एक गार्जियन है, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ले आके भरवा के देना हो उनको। ये सब चीज़ें आने से कुछ कार्यप्रणाली में सुधार आया है लोगों में, और लोग देख रहे हैं कहाँ पे कोई कमी है, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं डीएस को। हम लोग तुरंत उसका कंप्लायंस करते हैं। क्रिएट कर रहे हैं, और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आके न्यूसेंस जो कर रहे हैं। एक डॉक्टर हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं,
आज की तारीख में अगर देखें तो तमाम डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी को बंद कर रखा है। देखिए इस डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं बच्चों का, और ख़ास करके बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और क्या वो कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए कि किस तरीके से ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं। जान हथेली पे लेके कहे कि डॉक्टर का तो धर्म है कि पेशेंट अगर कोई बीमार है उसके अगर वो चिकित्सा नहीं करे तो फिर डॉक्टर होने का मतलब क्या है। ये डॉक्टर अजय आजकल मुंगेर के हर किसी के जुबान पर है। और इतना ही नहीं, वो फ्री सेवा कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपके बच्चों का इलाज करेंगे और फ्री इलाज करेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जरा सुनिए। और हमें लगता है कि बिहार के डॉक्टर को डॉक्टर अजय से सीख लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबको बुला करके पूरी सावधानी बरत करके हम लोग उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं। और ये हमने मुफ्त इसलिए करना चाहा कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि भाई चलो फ्री में इलाज होता है, बच्चों को परेशानी है तो दिखा लें, ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। चलिए इस बुलेटिन को अब यहीं समाप्त करते हैं।